हिंदी आलोचना की शुरुआत मूलतः हम माने तो हिंदू युग के साथ जो गद्य की अनेक विधाएं शुरू होती हैं, उन गद्य की विधाओं के साथ आलोचना की भी शुरू होती है। निराला ने कहीं कहा था कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, और इसलिए जब देश में जीवन संग्राम बढ़ता है तो गद्य भी गति में आता है, और उस गति में आने के क्रम में ही आलोचना की भी शुरुआत होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र एक छोर पर और दूसरे छोर पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और उन दोनों के बीच हिंदी के अपने साहित्य शास्त्र के विकास की शुरुआत। 1500 वर्षों की लगभग बड़ी समृद्ध लंबी परंपरा संस्कृत काव्य शास्त्र की थी, और लगभग इतने ही वर्षों की लंबी परंपरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र की थी। अब इसमें दो ही स्थिति हो सकती थी कि या तो स्वाधीनता आंदोलन के दबाव में, पश्चिम के विरोध में सीधे वो अपने संस्कृत काव्य शास्त्र से जुड़ते, या फिर और कोई दूसरी तीसरी स्थिति हो सकती थी। संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में हमारे जो भी मित्र जानते हैं, या बहुत सारे अध्यापक बंधु बैठे हुए हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र का ढांचा मूलतः साहित्य की रूपवादी दृष्टिकोण है। साहित्य के प्रति रूप का आग्रह है, और पिछले सत्रों में जो चर्चा कर रहे थे वो दूसरे संदर्भ में कर रहे थे। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के आचार्य हुए, उन्होंने काव्य और काव्य के संसार की कल्पना और बताया कि बिल्कुल स्वायत्त होता है। जैसे एक दुनिया समानांतर कवि राजेंद्र यादव जी ने अपनी कहानी के संग्रह का नाम रखा था, वैसे ही एक समानांतर दुनिया है, और इस दुनिया का रचयिता यदि कोई प्रजापति है तो इस दुनिया का रचयिता, काव्य संसार का रचयिता ही एक बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वायत्त है। यानी कविता काव्य के प्रति एक स्वायत्त अवधारणा से जुड़ा हुआ संस्कृत काव्य शास्त्र। और आनंदवर्धन के बाद मोहम्मद राय ने तो कहा कि ये बिल्कुल नियतकृत जितने नियम हैं उससे नहीं, नियत का कोई नियम इस पर लागू नहीं, ये अनन्य प्रतंत्र है, यानी किसी की प्रतंत्रता में रहने वाला नहीं है। साहित्य बिल्कुल रस को थोड़ा सा माना गया था कि रूप से हटकर, कंटेंट पर, फॉर्म से हटकर विषय वस्तु से केंद्रित ये सिद्धांत है, विषय वस्तु पर केंद्रित सिद्धांत है। लेकिन आप उसमें भी गौर करके देखेंगे कि रस की लगभग अलौकिक व्याख्या, अलौकिक व्याख्या, ब्रह्मानंद सहोदर बताया गया रसास्वाद, और पारलौकिक एक रूप दिया गया। ऐसी स्थिति में हिंदी आलोचना को आप देखेंगे तो बिल्कुल हिंदी आलोचना संस्कृत काव्य शास्त्र से बहुत कुछ लेती हुई है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए आप कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना ने न केवल अपनी साहित्यिक भूमिका का निर्वाह किया, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका के निर्वाह के प्रति बहुत आरंभ से सचेत। अभी हिंदी प्रदीप की चर्चा आशीष जी ने की। 1877 से लेकर लगभग 1910 तक ये हिंदी पत्रिका निकली, हिंदी पत्र निकला। करीब 3 वर्ष तक बीच बीच में 2-3 बार ये बंद हुआ, लेकिन टोटल कुल अवधि इसकी 33 वर्षों की होती है। 3 साल यदि छांट दें तो 30 वर्षों तक, 3 दशकों तक लगातार एक अकेले बालकृष्ण भट्ट जी ने इसका संपादन किया, और उस बालकृष्ण भट्ट ने तो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे तो भारतेंदु युग के सर्वप्रमुख आलोचक, भारतेंदु ने भी कुछ आलोचनाएं लिखी, लेकिन एक आलोचक का व्यक्तित्व यदि किसी भी दिखाई पड़ता है तो बालकृष्ण भट्ट में सबसे मुख्य रूप में दिखाई पड़ता है। और उन्होंने हिंदी प्रदीप के जुलाई 1881 के अंक में साहित्य से संबंधित एक टिप्पणी की, एक लेख लिखा, और जिसका विषय ही था, शीर्षक ही था
साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और यह साहित्य से संबंधित एक नई दृष्टि चाहिए। पहली बार अभिजन हट करके जो सहृदय नागरिक इत्यादि की अवधारणा थी संस्कृत काव्यशास्त्र में, वो भी अभिजन की अवधारणा से पहली बार हिंदी का लेखक आता है और साहित्य को परिभाषित करता हुआ कहता है कि जनसमूह के हृदय का विकास। यह साहित्य के साथ आलोचना को भी एक नई अर्थ दृष्टि से भरने वाली दृष्टि थी। भारतेंदु युग में स्वतंत्रता संग्राम के साथ जीवन संग्राम जो तीव्र हुआ, उस तीव्रता के कारण आलोचना की पूरी दृष्टि बदल गई और इसी का परिणाम था कि जब संयोगिता स्वयंवर नाटक आया तो उसकी आलोचना को लेकर लगभग एक धूमधाम का वातावरण बना और सच्ची समालोचना करते हुए भट्ट जी ने इसका संयोगिता स्वयंवर के बारे में लिखा कि नाटक में पांडित्य नहीं वरण मनुष्य हृदय से आपका कितना गाढ़ा परिचय है यह दर्शाना चाहिए। मनुष्य हृदय से कितना गाढ़ा परिचय, कितना आत्मीय परिचय है, ये नाटक में आना चाहिए। और शुक्ल जी, ये भट्ट जी कहते हैं कि हमारा एक दूसरी टिप्पणी है, हमारा इस पराधीन दशा में रहने का एकमात्र कारण यही है कि हमको किसी बात से कभी असंतोष होता ही नहीं। हम पराधीन हैं तो इसलिए है कि संतोष परम सुख, संतोष परम धर्म की नीति पर हम चलते रहे हैं। मित्रों, असंतोष से ही असहमति का जन्म होता है और असहमति संदेह संशय से आलोचना का जन्म। और आप कह सकते हैं कि जो परम संतोषी जीव हैं उनके आलोचक होने का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। जो परम संतोषी जीव है किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। असंतोष तभी होता है जब जीवन जगत का हमारा कोई अपना आइडिया, कोई